भगवान के पास तो सुपर कंप्यूटर है, लेकिन फिर भी वो तो अलग तो तुम्हें जगानी है कि हमारे बारे में भी कुछ सोच लो। तो उसमें अपने नाम की कमांड, मतलब जो तुम्हें लिखा हुआ है तुम्हारी किस्मत में, वो उस अपने नाम की जो कमांड है, वो उसके लिए अपना नाम तो अपनी मेहनत के जरिए भेजना पड़ेगा ना। तभी तो तुम्हारा नाम डल के तुम्हारी लिस्ट निकलेगी। एक यहाँ बैठता था, एक कहाँ रह गया आज है। कब आएगा? 15 को। बस सबका मन मर्जी चल रही बस तैयारी में ना। सीरियस कब होते हैं आईटीआई वाले, और खैर आईटीआई नहीं, आजकल जेई वालों की भी हालत है। मतलब डेली के 10 बच्चे एबसेंट है, छकमा छुट्टी चल रही। किसी का पेट दर्द हो गया था, किसी को रात को लैटरिन ज्यादा आ गई, किसी को, हाँ किसी यही चल रहा। किसी को कम आ रही है, जैसे जैसे बहाने लगा रहे हैं। बच्चे का पेट दर्द हो गया जबरदस्ती का, किसी के ताऊ की बेटी के ससुराल में पता नहीं कहाँ शादी थी, वहां पहुंच रखे, लगा रहे स्टेटस एंजॉय इन मैरिज, जबरदस्ती। जब पेपर आएगा फिर पागलों वाली हरकतें, सर वो हमारा करा दो, हमारा डाउट था, हमारा रिवीजन था, तब पागलों जैसी हरकतें। मतलब जब पढ़ने का टाइम था तब पढ़ा नहीं, जब पेपर आ गया सर पे तब बस घूम रहे भटकते हैं। तब ये नहीं कि हम नहीं पढ़े, तब ये गुरुजी ने बढ़िया से नहीं खत्म करवाया था। इन्हें इनका उद्देश्य वो है नहीं कंसेप्ट क्लियर ना। क्योंकि आजकल मैं जेई वालों में भी नोटिस कर रहा हूँ, और खैर ऑनलाइन भी तो मैं नोटिस कर ही रहा हूँ। लक्ष्य बैच में 3,000 बच्चे इनरोल है इसमें, लेकिन उठेंगे तब, जागेंगे तब जब पेपर की डेट आ जाए। भर्ती जैसे ही आई, ये देख रहे हैं कैसी पागलों वाली हरकत है, सर पीडीएफ दे दो, सर ये सारी चीज मिलेगी इसमें अपलोड। फिर ये क्या काम करेंगे, फिर ये अन्य जगह ढूंढेंगे कहीं पेपर पेपर आउट हो रहा हो, तो सारे कोर्स में इनरोल करते हैं ये, सब में। और फिर ये देखते हैं भाई किसने तुम्हारे साथ बढ़िया ट्रीट किया था, पढ़ाया किसने नहीं, किसने कितनी मौज मस्ती काटी, किसने कितना एंटरटेन किया है, उनके लिए वो बढ़िया। बाकी अपना गुरु घंटाल ये चल रहा है इनका। मतलब आजकल टीचरों का नहीं, लेकिन विद्यार्थियों का जो खुद के प्रति रवैया है ना, वो बहुत घटिया किस्म का है। इसकी बात नहीं कर रहे तो पहली बार चल छुट्टी पे रह गया, लेकिन बाकी लोगों का भी आपके बैचेज में या किसी भी बैच में अपने प्रति सीरियस बिल्कुल नहीं है। हम लोग का क्या फायदा भाई, हम चिल्ला रहे जबरदस्ती बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। क्यों, कहीं ना कहीं दिमाग में वो पिक्चर आती है जो एक असहाय माता पिता के रहता है ना, कि यार तुझे बाहर भेज रहे कुछ बन के आना। ये बाहर आके फुल मजे काट रहे हैं अपना। और देर में आता है थोड़ा सा। अन्यथा होना उल्टा चाहिए था, चलना उल्टा था। मैं पढ़ा नहीं रहा होता तुम्हें, कम पढ़ा रहा होता और तुम मेरे पीछे पड़े होते, सर प्लीज पढ़ाओ, प्लीज प्लीज पढ़ाओ। यहाँ उल्टा हो रहा है, मैं बोल रहा चिल्ला रहा हूँ भाई पढ़ लो, कुछ कर लो, करने को तैयार नहीं है। क्योंकि हम लोग उस दौर में है फिलहाल, अगर कोई बच्चा एक भी दिन मिस करता है ना, तो ये मानो कि वो पूरा चैप्टर गायब है, कुछ समझ नहीं आएगा। और ऐसे हर बैच में 5-10 बच्चे ही होते हैं जो सीरियस होते हैं। संख्या पे बात है ही नहीं, चाहे एक बैच में 100 हो, चाहे इस बैच में कितने भी 200 हो, लेकिन सीरियस वाले बच्चे 10 ही होते हैं, तो रेगुलर अपना मैदान में डट के अपना सामना करते हैं हर एक चीज का, सिलेक्शन भी आता ही है। कल हम लोग यहाँ थे, अब देखो कल हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है यार। फिलहाल तो ये है ना कि हम तो जड़ों पे काम कर रहे हैं यार, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसी छोड़ ही नहीं सकते। रेक्टेंगल पोलर ये पढ़ा हमने, पोलर से रेक्टेंगल, रेक्टेंगल से पोलर बदल सकते हैं भाई, ये अलग अलग टर्म हमने जाने। इम्पीडेंस ट्राइंगल पढ़ा। फिर कहाँ गलतियां होती है, जब मैंने बताया आप लोगों की, देखो
पावर फैक्टर लिखने में। हाँ, ये शक्ति गुणांक। यहाँ हम लोग क्या गलती कर बैठते थे, वाई बाई जी, उल्टा। लेकिन यहाँ इसको ध्यान देना था। हम लोग बेटा यहाँ थे एसी पावर, यानी कि एसी पावर में ट्रू पावर का मतलब ही एवरेज पावर है। इसमें ये नहीं है कि एवरेज पावर है तो ये एवरेज वैल्यू लेनी है, बेटा ये हमें आरएमएस वैल्यू ही लेनी है। एक्टिव पावर भी इसे कहेंगे। अपरेंट पावर की इकाई पूछ लेता है, रिएक्टिव पावर की यूनिट पूछ लेता है, फॉर्मूला पूछ लेता है। तो हमने ये जाना है कि अपरेंट पावर हमारे लिए अवेलेबल पावर है, एक्टिव पावर वो पावर है जिसमें वर्किंग कंटेंट है, और रिएक्टिव पावर वो है जो काम करने का एक अपोज डायरेक्शन में लगेगी या फिर उसी दिशा में लगेगी। जैसे इंडक्टर में आपने लैगिंग पावर फैक्टर देखा होगा, तो इंडक्टर में अपोज डायरेक्शन में था, कैपेसिटर में उसके मदद करने वाला था, लीडिंग था। तो खैर लैगिंग लीडिंग की कहानी तो बाद में देखेंगे, अभी आने वाले हैं। पावर फैक्टर बराबर बेटा क्या क्या है, वॉट अपॉन में वोल्ट एम्पियर, यानी एक्टिव पावर अपॉन में अपरेंट पावर। ओके, यहाँ देखा हमने अपरेंट पावर बराबर अंडर रूट वाट का स्क्वायर, यानी एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस में रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, आधार और लंब से आ गया। यहां से हमने देखा वाट बराबर वी ए इंटू कॉस फाई, यानी कि एक्टिव पावर बराबर में अपरेंट पावर इंटू कॉस फाई। यहां तक सबने लिखा था भाई। एक चैप्टर है इसका मेरा अलग ना, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। इसमें आप देखिए, मैं फिलहाल भी बता दूं आपको, वी आई कॉस फाई यानी एक्टिव पावर कभी भी पावर फैक्टर के घटाने और बढ़ाने से चेंज नहीं होता। जैसे बच्चे को लगता है कि मैं कॉस फाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, कॉस फाई से मल्टीप्लाई करूंगा 0.8 की बजाय 0.9 तो बढ़ जाएगा। हाँ, क्योंकि आप कॉस फाई नहीं, आप पूरा जो टर्म देखते हो वो आई कॉस फाई देखते हो। पूरा जो एक शब्द है ना वो आई कॉस फाई है। तो एक बढ़ता है, एक घटता है, तो जो आई कॉस फाई है वो सदैव कांस्टेंट रहता है। पावर फैक्टर चेंज होने से अपरेंट पावर, मैंने कहा था ना अवेलेबल अपरेंट पावर और रिएक्टिव पावर, इन दो में परिवर्तन होता है, एक्टिव पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है हमारा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट पावर फैक्टर में, तो काफी बड़ा चैप्टर है। चलो जी, तो नेक्स्ट से हमारा यहाँ शक्ति गुणांक, यानी कि हम बात कर रहे हैं पावर फैक्टर। अब देखो, मुझे मेरा आज जाने का प्रोग्राम था, फ्राइडे आज है ना, लेकिन इस वजह से डिले करना पड़ा कि आपको जो सीट्स देने की मैंने बात की थी वो सीट अभी लगभग 2.5 तैयार हुई है। तो अगर मैं वैसे ही बिना सीट दिए गया तो तुम और मजे काटोगे फिर, ये तो कुछ होमवर्क है ही नहीं। तो इस वजह से मैंने कहा डिले करता हूँ, जब पूरा प्रॉपर होमवर्क हो जाएगा तभी जाऊंगा। पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक, और साथ में तुम्हारी कंप्यूटर एंड नॉन टेक की क्लास लगा के जाऊंगा। मतलब वैसे ही नहीं, टाइम वेस्टेज नहीं होने दूंगा, इलाज करके जाऊंगा भाई, 2-4 दिन की छुट्टी जब भी जाऊंगा तो। पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक, ठीक है, जैसे ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो ये एंगल है फाई। आज इसको खत्म करना है, तो थोड़ा सा, क्योंकि अभी मुश्किल चीजें तो हो गई, तो थोड़ा सा स्पीड से कोशिश करेंगे। तो शक्ति गुणांक देखिए, ये जो फाई है ये कहलाता है कालांतर या फिर फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस या फिर कालांतर में ये ध्यान देना है आपको,
फाई। आपको ये समझना है कि पावर फैक्टर एक्चुअली है क्या, और ये भी समझना है कि पावर फैक्टर को हमने कॉस फाई लिया क्यों, पावर फैक्टर को हमने साइन फाई क्यों नहीं लिखा, ये भी तो देखना है। तो हमने ये कहा कि पावर फैक्टर ये डिनोट करता है कि अवेलेबल पावर का कितना हिस्सा, जो उपलब्ध पावर है उसका कितना हिस्सा काम करने वाली पावर के रूप में कन्वर्ट हुआ है, ये पावर फैक्टर दर्शाता है। तो पावर फैक्टर हमारे पास जनरली तीन बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, त्रिकोणमितीय जो फंक्शन है वो तीन है, साइन कोस और टेन। बाकी के तीन इनके जस्ट उल्टा है, रेसिप्रोकल कहें, वर्स कहें, लेकिन ओरिजिनल हमारे पास तीन है, साइन कोस और टेन। तो हमें रियल में ये देखना था कि अवेलेबल पावर का कितना हिस्सा वर्किंग पावर के रूप में परिवर्तित हुआ है। तो ये देखने के लिए हमने कहा जी हमें एक्टिव और अप्रेंट में एक रिलेशन देखना है। अगर मैं साइन लिखता हूं, भाई साइन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ, मैं कैसे बदल गए। तो लंब क्या है इसमें, पी ए आर। क्या रिलेशन बना पाएंगे हम लोग एक्टिव और अप्रेंट में? जी सर, अरे लंब अपॉन कर्ण करना है, तो लंब का मतलब तो वी ए आर है, तो वी ए आर बटे में वी ए मिल जाएगा। तो गलत हो गया ना, हम साइन में इसलिए पावर फैक्टर को मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पावर फैक्टर हमें रिलेशन चाहिए था एक्टिव पावर और अप्रेंट पावर में। हम इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भाई कॉस में ही पावर फैक्टर क्यों, क्यों नहीं कहा कि पावर फैक्टर बराबर साइन फाई, क्यों इसका नाम पावर फैक्टर पड़ा, कभी सोचा? बिल्कुल, क्यों इसका नाम पावर फैक्टर पड़ा, इसका नाम, इसका सूत्र तो आर बाई जेड भी है, तो आपने से प्रतिरोध या प्रतिबाधा फैक्टर क्यों नहीं कहा, वो भी बाद में आई कहानी। तो जब हम लोगों ने कहा कि इसका नाम पावर फैक्टर इसलिए पड़ा है क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो उपलब्ध पावर है उसमें से कितनी पावर काम करने के लिए जिम्मेदार थी। तो हमें यहां पावर के बीच रिलेशन देखना था, इसलिए नाम दिया पावर फैक्टर। किसका फैक्टर देखना है हम लोगों को, पावर का, तो पावर फैक्टर। फिर ये ध्यान दीजिए, अगर मैं 10 में लिखता, लंब अपॉन आधार लिखना पड़ता, तो लंब क्या था, पी ए आर, ये क्या था, आधार, वॉट। तो क्या मैं 10 में लिख के एक्टिव और अप्रेंट में रिलेशन बना सकता था? बिल्कुल भी नहीं। तो तीन में से दो तो फेल हो गए, अब एक बचा हमारे पास में कॉस, और कॉस का मतलब है आधार अपॉन में कर्ण। तो आधार क्या है, वॉट, कर्ण क्या था, अप्रेंट पावर। तो भैया इन दोनों पावर के बीच में देखो, रिएक्टिव पावर हमारे लिए वर्किंग कंटेंट थोड़ा ही है, काम करने वाला भाग थोड़ा ही है। हम क्यों देखें, हम तो ये देख रहे हैं भाई जो अवेलेबल था, उपलब्ध, और जो काम हुआ है। तो हमने क्या देख रखा है कि भैया पावर फैक्टर का मतलब, ये कारण था हमारा कॉस में लिखने का। और ये बता दूं आपको कि पावर फैक्टर यदि ये दोनों क्वांटिटी के बीच, अप्रेंट और एक्टिव पावर के बीच में अगर संबंध साइन बताता तो हमारे लिए पावर फैक्टर बराबर साइन फाई होता। यदि संबंध 10 बताता तो हमारे लिए पावर फैक्टर बराबर 10 फाई होता। लेकिन हमारे यहां जो रिलेशन दोनों के बीच बताया है वो कॉस ने बताया, इसलिए हमने कहा कॉस फाई। तो हम लोग कहते हैं फेज डिफरेंट, ये सॉरी, पावर फैक्टर का मतलब होता है कि यह वोल्टेज व धारा के
बीच कोण का कोसाइन होता है। तो पावर फैक्टर यानी कि शक्ति गुणांक बराबर में कॉस फाई बराबर में एक्टिव पावर कौन में बराबर में R/Z बराबर में जी भाई। अरे भाई ये सारे सूत्र कॉस फाई यानी पावर फैक्टर के लिए ही आए हैं। अरे समझ आया कि क्या बीमारी थी कॉस फाई में क्यों रखा, पावर फैक्टर नाम क्यों पड़ा। दोनों कैपेसिटर के केस में उसी दिशा में होती है, कैपेसिटर में मदद करती है और इंडक्टर में अपोज करती है। लेकिन प्रैक्टिकली कैपेसिटर लोड मिलना बड़ा मुश्किल है। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग एक दो ही है जो कैपेसिटर नेचर का होता है। जैसे ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंट इफेक्ट होता है तो वो अच्छा इफेक्ट नहीं है। कैपेसिटर होने के कारण वहां पर लीडिंग पावर फैक्टर के कारण रिसीविंग एंड पे ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होती है, वो ड्रॉबैक है। भाई 220 वोल्ट की लाइन है तो आप अपने घर के इक्विपमेंट कौन से लगाओगे, 2000 के तो नहीं लगाओगे, आप तो 220 से कम वाले लगाओगे। अब अचानक से उस लोड पे प्राप्त हो जाए तुम्हें 1000 वोल्ट तो वो तो फूक देगा सबको, तो वो ड्रॉबैक होता है। क्या दोस्त लिख लिया? बेटा पोलर फॉर्म निकाल सकते हो, पोलर रेक्टेंगल बना सकते हो। अगर मैं आपको जेड का कुछ मान दूं तो वाई का मान लिख सकते हो, वो स्क्वायर करके जोड़ने वाला सिस्टम। आरएमएस वैल्यू बेटा निकाल सकते हो, एवरेज वैल्यू यानी औसत मान, फॉर्म फैक्टर का सूत्र, रिपल फैक्टर, क्रिस्ट या पीक फैक्टर। हाँ मैंने उस दिन बताया तो था, बोला भी था। और दूसरा है, अरे ये एक्चुअली जो यहाँ तो पीक ही है, जब हम रेक्टिफायर पढ़ते हैं ना तो तब दो तीन अलग चीजें भी आती है, टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन फैक्टर भी, THD जिसे कहते हैं, या HF हार्मोनिक फैक्टर, तो वहां लिखते हैं इन्हें। तो वैसे ITI में तो ये टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन या हार्मोनिक फैक्टर होते नहीं है, थोड़ा हायर क्लास में ही काम आते हैं। यही में भी नहीं लिखवाते इनको, यही में तो लिखवाते हैं। वही तो लिखवाया मैंने, डायरेक्ट लिखवा दिया। हाँ हाँ वो रेक्टिफायर में इसका सॉल्यूशन कर भी लेंगे और थोड़ा सा अलग भी रहता है। यहाँ तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सिर्फ सूत्र लिख रहा था, यहाँ जनरली हम पढ़ते भी नहीं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर बना ही और रेक्टिफायर के लिए है, ये तो लिखा दिया कि ये भी सीधा फॉर्मूला था। अभी तक कोई समस्या? कितना पढ़ाया उसमें? जैसे मैं कोई सवाल बोलता हूँ V बराबर 300
साइन 314t। मैं कहूँ कि भाई मैक्सिमम मान बताओ, मैं कहूँ आरएमएस बताओ, बता सकते हो ना। मैं कहूँ औसत मान बताओ, क्यों ऐसे सवाल ज़्यादा आएंगे आपके पास। ओमेगा का मान दे दिया, मैं पूछूं आपको फाई का मान बताओ, तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ लिखा तो रखा है, तो एफ का मान निकाल लेंगे। दो अलग अलग इकाई या क्वांटिटी दे दी, v बराबर Vm1 और दूसरी दे दी Vm2 वाली, तो फेज डिफरेंस पूछ लिया। मतलब फेज डिफरेंस निकालना सिखाया आपको, जिसमें ये भी बता सकते हैं कौन सी आगे चल रही कौन सी पीछे चल रही है। अब ये मानो कि आपके पास में बहुत बेसिक सवाल आएंगे, लेकिन आपके पास बेसिक सवाल करने की आपको आदत जरूर हो। बहुत एडवांस जाने की जरूरत है भी नहीं, लेकिन बेसिक आए। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए साहब, जब हम लोग ये Z1 Z2 का मतलब क्या हुआ, ये दोनों सीरीज में है। भाई इम्पीडेंस दे दिया, इम्पीडेंस का मतलब कुछ सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। भाई इसमें रियल होगा बेटा और एक इमेजिनरी होगा। तो हम Z जो तुल्य प्रतिबाधा है वो निकालने के लिए Z1 प्लस में Z2, इकाई भी इनकी याद जरूर रखना आप, जब पेपर आसान होता है तो फिर इकाई इकाई पूछता है। चले अगर बेटा हम ये कहें कि ये भी Z1 है, अगर हमें Z इक्वलेंट लिखना है तो ये भी आपको पता होगा, पैरेलल है तो ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है यहां तक। देखिए अगर हम बेटा जो मोह वाली इकाई है, जितनी भी मोह वाली है, जितनी भी ओम वाली है, सब ऐसी हल होती है, और ये हमें दी गई है मोह, हमें वाई इक्वलेंट निकालना है। हाँ, तो इससे जस्ट उल्टा, यानी कि 1/, वाई इक्वलेंट बराबर 1/y1 प्लस में 1/, भाई 3 होती तो प्लस में 1/y3 है। हाँ हाँ, मोह वाले जितने भी इकाई है, और कैपेसिटर का फिर अलग ही है, मतलब होगा तो इसी तरह का, लेकिन अलग ही पढ़ाएंगे। ये y1 है, तो यहाँ ये ध्यान देने की जरूरत है, पैरेलल में जब भी मोह वाली क्वांटिटी जुड़ जाएंगी तो डायरेक्टली y1 प्लस में y2, मतलब कुल मिला के देखिए ये और ये बड़ा नॉर्मल है, तो इसमें रेजिस्टेंस की तरह ही डायरेक्ट ये है ओम वाली। इन सब में अगर सबसे ज्यादा जरूरी कुछ है तो ये केस, तो आपके पेपर में आने का चांस, सबसे खास पॉइंट अगर कुछ है तो ये है। और ये हमारी ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेगा, ये हमारी मदद भी करेगा। अब देखिए सवाल है, कल क्लास नहीं हुई क्या सर है। बेटा कभी कभी तो तुम नींद में से क्लास में आते हो, ये पूछ रहे यूट्यूब की क्लास क्यों नहीं। बात क्या चल रही है, लिख क्या रहे हैं, लिख लिया। जितनों की यूनिट ओम है सब उसकी तरह है, जितनी की यूनिट मोह है सब इसकी तरह।
ठीक है भाई, आगे चलें। आज 5वीं तो क्लास है, छठी है। ठीक है भाई, चले आगे। छोटा सा सवाल है, जरा थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे भाई। यूनिट मोह दे दिया, लेकिन हमने यहाँ पर जेड इक्वलेंट आंसर करिएगा। लगे रहो बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, लगे रहो तुम अपना। है, भावुक मत हो जाओ। ये मोह में है और जेड बताना है, ना कि वाई इक्वलेंट बताना। ठीक है, अब बताओ आंसर। क्यों दिया मैंने सवाल? मुझे पता है वाई इक्वलेंट ही बताओगे। मैंने जेड इक्वलेंट पूछा है यार। इतना मुश्किल हो गया क्या? अरे यार, सीधे सीधे वाई इक्वलेंट बता सकते हो, बता सकते हो। वाई, ये भी मोह है, ये भी मोह है, तो मोह मतलब वाई इक्वलेंट सीधे आ सकता है दोनों को जोड़ के। तो रियल में रियल जुड़ेगा तो 2 हो गया, प्लस जे 1 हो गया। ये वाई इक्वलेंट अगर हो जाए तो जेड नहीं बता सकते। अरे यार, जेड इक्वलेंट ये तो सिखाया है, 2 - J1, 2 दूनी 4, फिर 2/3, 5 आएगा। 2 दूनी 4 और 1 5, और ये भी 5। भैया ये यहाँ पर जेड इक्वलेंट का मान आएगा, बताना तो ये था। वाई से जेड और जेड से वाई निकालने का यही है। उल्टा नहीं करा है। अरे कल पढ़ाया नहीं था, यही तो कहा था कि बच्चे ये गलती करते हैं।
भाई जेड बराबर 1/y इक्वलेंट, यही तो करवाए बाबू। हो गया जी। अरे कर लोगे। चलिए जी, तो ये होता है यहाँ हमारा फंडामेंटल ऑफ एसी कंप्लीट। एक बार जरा फटाफट से उसको पढ़िए पूरे को, फंडामेंटल ऑफ एसी को, और फिर नेक्स्ट इसी में नया चैप्टर की बात करें। अरे मुकेश जी, दिमाग ठीक तो है, जब बोल दिया ठीक है, यस ओके हो जाएगा। अब तुमने एक ही मैसेज को लगा रखा। करते रहो, मैसेज करने से नौकरी मिलती हो तो मैसेज करते रहो, लेकिन पेपर में तुम बैठ के सिर्फ ये सोचते हो कि करना क्या है। समस्या ये है।